हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको फोर्थ यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ का जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है, डीएससी 11 का सब्जेक्ट है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं, जो कि आपका फोर्थ क्रेडिट का कोर्स होता है और ये आपका बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर फोर्थ में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में अवधारणाएं सब्जेक्ट है, तो आप सब ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी यूनिट नंबर फोर्थ स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी फोर्थ यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम आपके संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम आपका ऐतिहासिक संदर्भ देखेंगे, संघ और परिसंघ देखेंगे, सत्ता के क्षेत्रीय विभाजन के आसपास बहस देखेंगे। तो इसलिए हम आपका एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम आपका देखेंगे जो आपकी सरकार की संरचना और शक्ति वितरण है, उसी के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका एक एकात्मक शासन आती है और दूसरा आपका संघीय शासन होती है। जो एकात्मक शासन होता है उसमें सत्ता का केंद्र एक ही सरकार होती है, जो कि आपके संपूर्ण राष्ट्र पर कब्जा करती है, उस पर नियंत्रण बनाए रखती है। और जो आपका दूसरे प्रकार का शासन होता है संघीय शासन, उसमें शक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। जो आपकी ये दोनों प्रणालियाँ हो गई, इनमें अपने अपने संदर्भों में प्रभावी हो सकती है और उनका चुनाव किसी देश की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक अनुभव और प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो ये तो हमने आपकी एक छोटी सी प्रस्तावना देख ली। अब हम आपका आधुनिक वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जो आपकी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सरकार को कई भागों में बांटा गया है। इसमें से आपका सबसे पहला आता है, करेंगे हम आपका सत्ता के वितरण के आधार पर सरकार का वर्गीकरण। इसमें आपका सबसे पहला आता है एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक शासन में सत्ता का केंद्रीकरण होता है। सेकंड आपका आता है संघीय शासन, इसमें आपका सत्ता का विभाजन होता है। तो ये आपका सत्ता के वितरण के आधार पर दो शासन होते हैं। अब हम आपके सत्ता के स्रोत के आधार पर देख लेते हैं। इसमें आपका एक लोकतांत्रिक शासन होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। दूसरा आपका तानाशाही शासन होता है, जिसमें सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत में आपका लोकतांत्रिक शासन है, भारत में आपका तानाशाही शासन नहीं है। भारत में आपके जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो भारत में आपका लोकतांत्रिक शासन है। ये हमने आपका सत्ता के आधार पर देख लिया। अब हम आपका कार्यपालिका की संरचना के आधार पर देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है संसदीय प्रणाली, जिसमें प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड आपका राष्ट्रपति प्रणाली, जिसमें राष्ट्रपति स्वतंत्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो ये आपका कार्यपालिका की संरचना के आधार पर हमने दोनों प्रकार की प्रणाली देख लिया। अब हम आपका एकात्मक सरकार देख लेते हैं। एकात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें आपका संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में होती है, और अगर आपका कोई स्थानीय प्रादेशिक सरकार भी होती है तो उसे भी पूरी तरह से केंद्र सरकार की अनुमति से कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये आपका एकात्मक सरकार आपका यूनाइटेड किंगडम में है। फ्रांस, जापान, चीन जैसे देशों में आपकी एकात्मक सरकार लागू हुई है। तो अब हम आपकी एकात्मक सरकार की विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें आपका केंद्र में ही संपूर्ण शक्ति होती है, जो आपके स्थानीय निकाय होती है उनकी स्वायत्तता सीमित होती है। सेकंड आपका इसमें आपके समान कानून एवं नीतियां रहती है। जो आपका पूरा देश होता है उसमें आपका एक प्रकार की नीति लागू होती है। थर्ड आपका आता है तेजी से निर्णय लेने की क्षमता, इसमें निर्णय लेने में कम समय लगता है। फोर्थ आपका मजबूत राष्ट्रीय पहचान, इसमें आपका सांस्कृतिक और प्रशासनिक एकरूपता होती है। तो ये आपका विशेषताएं हो गई एकात्मक सरकार की। अब हम आपका एकात्मक शासन के दोष देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो एकात्मक शासन प्रणाली है वो आपका कहीं पर मामलों में प्रभावी भी होती है। इसके कुछ दोष भी है साथ में, तो उनको देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला दोष आता है स्थानीय आवश्यकताओं की अनदेखी। जो आपके स्थानीय शासन होते हैं इसमें स्वतंत्रता सीमित होने के कारण क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान कठिन हो जाता है। सेकंड आपका अधिनायकवादी प्रवृत्ति, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण निरंकुश शासन को जन्म देता है। थर्ड आपका सरकारी तंत्र पर अधिक भार, जो कि सभी प्रशासनिक कार्य केंद्र सरकार को ही करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका केंद्र सरकार पर ही कार्यभार बढ़ जाता है।
फोर्थ आपका रचनात्मक और नवाचार में कमी। इसमें आपका स्थानीय सरकारों के पास अधिक अधिकार न होने के कारण वे नवाचार को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। तो ये आपका एकात्मक शासन के दोष हो गए। अब हम आपका संघीय व्यवस्था का विकास देख लेते हैं। जो आपकी संघीय शासन प्रणाली है उसका आपके जो स्टार्टिंग हुई वो ऐतिहासिक परिस्थिति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हिसाब से हुई। तो उसके ही हम कुछ मुख्य चरण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता प्रारंभिक रूप, जिसमें आपका यूनानी नगर राज्य और रोमन साम्राज्य में कुछ संघीय तत्व दिखाई दिए थे। उससे ही आपका प्रारंभिक रूप स्टार्ट हो गया था संघीय व्यवस्था का। सेकंड आपका आता है अमेरिका का संविधान, जो कि 1787 में लिखा गया था। यह आपका आधुनिक संघीय प्रणाली का पहला सफल उदाहरण है। थर्ड आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में विकास। 19वीं और 20वीं शताब्दी में आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में संघीय ढांचे को अपनाया गया। फोर्थ आपका भारत का संघीय ढांचा, जो कि 1950 में अपनाया गया। यह आपका संघीय विशेषताओं के साथ साथ एक मजबूत केंद्र सरकार भी देता है। तो ये आपके संघीय व्यवस्था का विकास हो गया। अब हम आपका संघीय व्यवस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आपको KSVLG ने इसको परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि संघीय शासन आपकी एक प्रकार की प्रणाली है जिसमें कि केंद्र और राज्यों की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अब हम डाइसी के अनुसार देख लेते हैं। डाइसी ने कहा कि जो आपका संघीय शासन होता है उसका आधार संविधान होता है, जिसमें कि आपके शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। थर्ड आपका बॉडी कोड के अनुसार, बॉडी कोड कहते हैं कि संघीय प्रणाली में स्वशासन और शक्ति साझाकरण का उचित संतुलन होता है। तो ये हमने आपके संघीय शासन से, संघीय व्यवस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख ली, 3 प्रकार के विचारकों की। अब हम आपका संघात्मक शासन के मौलिक लक्षण देख लेते हैं। ये आपका इसमें आपका लिखित संविधान होता है, जो कि शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के लिए आवश्यक होता है। सेकंड, इसमें आपका शक्ति विभाजन होता है, जैसे ही केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है, दोनों को अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं। थर्ड आपका दोहरी सरकार, जो इसमें केंद्र और प्रांतीय सरकारें होते हैं वे अलग अलग अधिकारों के साथ कार्य करती है। फोर्थ आपका संविधान की सर्वोच्चता, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को संविधान के अनुसार चलना होता है। फिफ्थ आपका आता है न्यायिक समीक्षा, जिसमें न्यायपालिका को केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो ये आपका हमने संघात्मक शासन के मौलिक लक्षण देख लिया। अब हम आपके संघात्मक शासन के गुण देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है स्थानीय स्वायत्तता, जो कि राज्यों को अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान करती है। सेकंड आपका सशक्त लोकतंत्र, जो कि जनता को अधिक भागीदारी का अवसर देती है। थर्ड आपका सामाजिक विविधता का सम्मान, क्योंकि आपके भारत में बहुसंस्कृतिवादी देश है, इसमें आपके विभिन्न प्रकार की संस्कृति और भाषाएं हैं, उन सभी को मान्यता देती है। फोर्थ आपका सरकारी कार्यभार का संतुलन, जिससे कि केंद्र और राज्य को अपने अपने काम बढ़ जाते हैं तो कार्यभार भी थोड़ा कम हो जाता है। फिफ्थ आपका शक्तिशाली न्यायपालिका, जिससे सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी न्यायिक प्रणाली स्थापित होती है। यह आपका संघात्मक शासन के गुण देख लिया। अब हम आपका संघीय सरकार के अवगुण देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है संघर्ष की संभावना, क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव हो जाता है। सेकंड आपका कानूनी जटिलता है, क्योंकि कानून और नीतियों में असमानता होने से भ्रम पैदा हो जाता है। थर्ड आपका राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें विभिन्न स्तरों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के होने से निर्णय लेने में कठिनाई आती है। फोर्थ आपका अधिक व्यय, जिससे कि दोहरी सरकार के कारण प्रशासनिक खर्च बढ़ जाता है। फिफ्थ आपका आता है राष्ट्रीय एकता को खतरा, जो आपके क्षेत्रीय हित होते हैं उनको प्राथमिकता देने से अलगाववाद को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये आपका हमने संघीय सरकार के अवगुण देख लिया। अब हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। निष्कर्ष में हम आपका देखेंगे जो आपका एकात्मक और संघीय शासन है, वे दोनों ही प्रणाली अपने अपने लाभ और हानि रखती है। और जो आपके एकात्मक शासन प्रणाली है, ये आपका छोटे स्वरूप देशों के लिए उपयुक्त होती है, जहाँ आपका त्वरित निर्णय लेने और एकता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही जो आपकी संघीय शासन प्रणाली है वो आपका बड़े और विविधता देशों में प्रभावी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके स्थानीय स्वायत्त और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन रखा जाता है। भारत, अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में संघीय प्रणाली अपनाई जाती है, बल्कि जो आपका यूनाइटेड किंगडम, जापान और फ्रांस जैसे देश हैं, इनमें आपका एकात्मक शासन प्रणाली मौजूद है। भविष्य में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपकी ये दोनों प्रकार की प्रणालियाँ हैं, ये आपको अधिक लचीला और प्रभावी बनाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये तभी बदलते हैं जब राजनीतिक और सामाजिक परिवेश के अनुरूप कार्य कर रहे हो। तो ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया, जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में जरूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका भारत देश है, इसमें भारत देश में आपका संघीय शासन प्रणाली है या फिर एकात्मक शासन प्रणाली है। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो ये था आपका फोर्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो आपकी 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।